गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम जो आज 3 फेज हुए हैं उसमें जो सबसे बच्चों को रुलाया है वो आपका करंट अफेयर ही है। बाकी मैथ और रीजनिंग थोड़ा अच्छा आ रहा है, इजी लेवल का आ रहा है। और जो साइंस रह रहा है वो जैसा साइंस ग्रुप डी में पूछा जाता है हर बार, तो जो उसका इतिहास रहा है ग्रुप डी की साइंस जो रहती है थोड़ा अच्छे लेवल की पूछता है, तो वो वैसे ही पूछ रहा है। कुल मिला के ये कह सकते हो कि जैसा पैटर्न पहले था 2022 में वैसा पैटर्न इस बार भी है, 2018 वाला वैसे पैटर्न था वैसे पैटर्न इस बार भी है। लेकिन करंट अफेयर के ऐसा बच्चों का रिव्यू रह रहा है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 10 से 12 क्वेश्चन पूछ ले रहा है, जो आपका 20 नंबर वाले पार्ट में है। तो 10-12 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर पूछेगा तो 7-8 क्वेश्चन आपसे जीएस जीके का मिला के सब पूछ लेगा। ठीक है, तो आप करंट अफेयर भी अब पढ़ना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर अगर 10-12 क्वेश्चन पूछेगा तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 3-4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन कर लोगे, बाकी 7-8 नंबर उधर रह जाएगा। 7-8 नंबरों में आप कितना भी कर लोगे, 3-4 क्वेश्चन तो जरूर नहीं समझ में आएंगे, 2 ही 3 कर पाओगे। तो इस वजह से करंट अफेयर भी पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जीएस में करंट अफेयर ज्यादा पूछी जा रही है। बाकी साइंस आप पढ़ते रहो, मैथ रीजनिंग चाहे थोड़ा कम पढ़ो क्योंकि आप कर लोगे, श्योर है। रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछी जा रही, आप अगर आराम से पढ़ ले रहे हो, अगर पढ़ के उतने से स्टेप करते जा रहे हो तो सिंपली कर लोगे। तो इस वजह से साइंस और करंट अफेयर पढ़ना बहुत अच्छे से स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। और अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखो, खून की शुद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया जो होता है तो वो आपकी किडनी करेगी। अगर प्राकृतिक प्रक्रिया की बात करेगा प्राकृतिक तरीके से, तो ये करेंगी किडनी। कौन करेगा? किडनी करेंगी। ठीक है, बट ये ऐसा होता है कभी कभी, जैसे किसी की किडनी खराब हो गई, किसी की किडनी काम नहीं कर रही है अच्छे से, तो इनको कृत्रिम तरीके से शुद्ध किया जाता है। ब्लड को तो शुद्ध करना ही पड़ेगा, ब्लड से आपको जो यूरिया है वो निकालना ही पड़ेगी। अगर ब्लड से यूरिया नहीं निकालोगे तो अदर चीजें इम्बैलेंस हो जाएंगी। तो इस वजह से कृत्रिम तरीके से भी ब्लड को शुद्ध किया जाता है। तो कृत्रिम तरीके से जो ब्लड शुद्ध किया जाएगा उसको बोलेंगे हम डायलिसिस। क्या बोलेंगे? डायलिसिस। ये जो डायलिसिस है तो ये इसमें होता क्या है? इसमें परासरण होता है, परासरण पे काम करेगा। ठीक है, तो ये शुद्धिकरण अगर आर्टिफिशियल तरीके से होगा तो उसको डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस देखो क्या होगा, डायलिसिस ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हीमोलिसिस नहीं, ऑस्मोसिस तो आप जानते हैं कि सिकुड़ना। ठीक है, और पैरालिसिस तो आप समझते हैं कि पैरालिसिस मतलब किसी का उतना पार्ट काम करना बंद हो जाना, उसको पैरालिसिस बोलते हैं। ठीक है, हेमोलाइसिस आपका रिलेटेड जो है ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, बट डायलिसिस जो है, डायलिसिस आपका कृत्रिम तरीके से ब्लड को शुद्ध करना, जिसकी किडनी काम करना बंद हो जाती उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो परमाणु के बारे में एक बात याद रखना, अगर परमाणु कभी पूछे परमाणु कितने होंगे तो परमाणु गिन लेना है। सीधे परमाणु की बात कर रहा है ना, परमाणु का नंबर आप परमाणु पूछ ले तो गिन लेना, बस गिन लेना पूरे। तो गिनने से देखो 4 और 1 5 ये हुआ और ये 2 है, तो 5 दूना 10, ये कितना है? 4 ये है और 1 ये 5 है, 5 ये टोटल कितने हो गए? 15। बस केवल गिनने, वो गिन के परमाणु का आंसर मार देना है। तो कितना आंसर हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 है, और ऑक्सीजन की 2 है,
ऑक्सीजन की 2 है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखो संयोजकता भी इसको सेटिस्फाई करानी है। संयोजकता किस पे देखते हैं? बगल वाले पे देखते हैं। अब देखो एल्युमिनियम की 3 संयोजकता है तो 3 इस पे लगाएंगे, और ऑक्सीजन की 2 संयोजकता है तो हम इस पे लगाएंगे। ये आपका क्या बन गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ये बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। Al2O3 कहां पे है? Al2O3 आपका आंसर डी इज करेक्ट। तो संयोजकता किस पे देखते हैं? संयोजकता उसके बगल वाले में देखते हैं। एल्युमिनियम का पूछा है तो ऑक्सीजन पे देखेंगे, ऑक्सीजन का पूछा है तो एल्युमिनियम पे देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का इनमें से कौन सा घटक, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो रक्त का जो आरबीसी होगा, जो रेड ब्लड सेल होगा ना, रेड ब्लड सेल्स, तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, ये O2 का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ये WBC, ये आरबीसी जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, WBC ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है। अगर प्लाज्मा की बात करेंगे, प्लाज्मा की बात करेंगे तो ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ये लिक्विड पार्ट है। अगर प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो ये अगर कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आप एक चीज देखे होंगे, जैसे जिनकी प्लेटलेट्स बिल्कुल लो हो जाते हैं, जैसे आप जिनको डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स में कम हो जाते हैं, तो उनके हर एक पार्ट से, बॉडी से भी ब्लड आने लगता है। इस वजह से, क्योंकि प्लेटलेट्स है नहीं उनमें, तो ब्लड का क्लॉटिंग कोई नहीं कर पाता है। इस वजह से देखे होंगे कि ब्लड की क्लॉटिंग में कौन हेल्प करेगा? आपका प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये इसमें जो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? देखो, जो नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इसमें जो सेल्स होती हैं मृत होती हैं, सेल्स जो होंगी मृत होंगी, और ये सेल्स जो बाहर वाला पोर्शन होगा ये मृत होगा। इसमें जो प्रोटीन पाई जाएगी तो कैरोटीन नामक प्रोटीन पाई जाएगी, बालों और नाखूनों में, और भैंसों के सींग और खुर में भी कैरोटीन नामक प्रोटीन पाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए इनमें से कोई नहीं। अब इसको पढ़ते हैं। नाखून कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं, ये बात गलत है। इसमें प्रोटीन होती है कौन सी? कैरोटीन। कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है आपका बोन। क्या? बोन, हड्डी। कैल्शियम और फास्फोरस का बना होगा बोन। तो बोन प्लस टीथ मतलब दांत। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। बेकार हिस्सा क्यों है? नाखून बेकार है। लड़कियां तो इस पे पता नहीं कितने कितने डिजाइन बना लेते हैं नाखूनों पे ना। एक एक नाखून पे 4-4 नेल पेंट, आपने देखा है कभी? 4-4 मतलब उस पे पता नहीं पूरा इंडिया का मैप बना ले एक नाखून पे, ऐसा इतनी डिजाइन है। ये कला सिर्फ उनमें ही है ना। तो न खराब हिस्सा तो नहीं है। तो देख, अब पढ़िए। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। ये बात वो ठीक कह रहा है। नाखून मृत कोशिकाओं के बने रहते हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। तो आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन एक्सक्रेटरी सिस्टम का अंश नहीं है? एक्सक्रेटरी सिस्टम से आप एक चीज याद रखिएगा, जो बॉडी से वेस्ट निकालने में हेल्प करेंगे वो एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपका होगा। तो देखो कौन नहीं है। देखो, मूत्र मार्ग एक्सक्रेटरी सिस्टम का भाग होगा। जैसे मान लो ये किडनी है, ये है। अब देखो ये क्या है? ये किडनी है आपकी,
ये क्या है? किडनी है। ये क्या है? ये क्या है? ये मूत्र मार्ग है। ये मूत्र वाहिनी है। ये क्या है? मूत्र वाहिनी। ये क्या है? ये मूत्राशय है। ये क्या है? ये यहां पे जो है ये मूत्र मार्ग है। ये है मूत्र मार्ग। ठीक है, इसको कभी कभी क्रम में भी लगाने को आता है, ऊपर से नीचे तक। ग्रुप डी में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, ऊपर से नीचे तक पूछ लेता है कि इसको ऊपर से नीचे तक सजाइए। तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पहले किडनी होंगी, मूत्रवाहिनी होगी, मूत्राशय होगा, फिर मूत्र मार्ग होगा। ठीक है, इसका फिगर पिछली बार ग्रुप डी में पूछा था, इसमें कौन सा सत्य है, तो फिगर उसने कुछ ऊट पटांग बनाया था, बट पूछा ये था। ठीक है, देखो मूत्र मार्ग तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग है, और मूत्र वाहिनी भी देख लीजिए, ये मूत्र वाहिनी भी भाग है, और गुर्दे तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के भाग होंगे ही होंगे। जो आपका गर्भाशय होगा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है। जो गर्भाशय है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? आंसर सी ही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ किडनी। किडनी की स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी की स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ये आपका जिगर जिसको लिखा है ये लीवर है। ये फेफड़ों की यूनिट की बात करेगा तो अल्वेओलाई होगा। ठीक है, ये ग्रहणी जिसमें हम लोग खाना जाता है अंदर की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? क्वेश्चन आरआरबी का बहुत फेवरेट है। कितनी बार औसतन बिजली धरती पर गिरती है? तो 100 बार प्रति सेकंड, याद रखो। प्रति सेकंड कितनी बार? 100 बार। सॉरी, ये प्रतिदिन हो, प्रति सेकंड 100 बार। प्रति सेकंड 100 बार गिरेगी, प्रति सेकंड 100 टाइम्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था। एमआरआई मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये होता है इसका। अब आंसर आप देख लीजिए। देखो मेडिकल रिसर्च तो होगा नहीं, मेडिकल रिसर्च नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है? ध्वनि को विद्युत में जो बदलेगा वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपका माइक्रोफोन। ये क्वेश्चन हम बहुत बार आपको पढ़ाएं, इस वजह से ये क्वेश्चन आएगा इस बार, किसी ना किसी सेट में रखा मिला होगा। जो माइक्रोफोन होता है वो विद्युत तरंगों को ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाने का नमक NaCl देख लीजिए, ये जो होता है अम्ल प्लस क्षार मिलके लवण प्लस जल बनाते हैं। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण ये भी पूछता है, तो इसमें क्या होगा? ये मजबूत अम्ल होगा और मजबूत क्षार भी होगा। दोनों मजबूत होंगे तब लवण प्लस जल बनाएंगे। बट अगर इसमें एक कमजोर होगा तो जो मजबूत वाला होगा वो लवण बनेगा। तो क्या होगा? कमजोर वाले हटा दो सारे, कमजोर। तो क्या होगा? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार बनेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन के 2% होता है। आंसर आपका ए करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम जो नंबर होंगे ना, अधिकतम संख्या होती है 2n² होती है।
2n²। ये बात भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो देखो पहले k, l, m एंड n, तो क्या क्या कह रहा है, तीसरे सेल में m की बात कर रहा है, तो यहाँ 1 रखोगे, 2 एंड 3, तो n की जगह पे 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 9 दूनी 18, तो तीसरे सेल में कितने होंगे, 18 आपका इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 रहेंगे। जितने भी पूछे उसको उस सेल से काउंट करके उसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक यौगिक नहीं है। यौगिक नहीं है मतलब तत्व होगा फिर तो। देखो देखो तत्व और यौगिक, पदार्थ कौन से होंगे, तत्व होगा या यौगिक होगा, यौगिक। इसको बहुत बार हम बोले। देखो तत्व क्या होगा, एक ही सूत्र से बना होगा, एक ही सूत्र से बना होगा। ये भी सूत्र होगा इसका, बट मल्टीपल सूत्र होगा, 2 या 2 से अधिक सूत्रों से बना होगा। अब एक होता पदार्थ में मिश्रण, तो मिश्रण के बारे में ये समझ लिए, इसका सूत्र नहीं होता है, कोई सूत्र ही नहीं होता मिश्रण का, ठीक है। तो देखो जिसका सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण है। भाई कभी आप पढ़े हो शरबत मिश्रण है, इसका सूत्र पढ़े हो, नहीं पढ़े हो ना, तो मिश्रण का कोई सूत्र, देखो सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है SO2, ये देखो हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है H2S, चाक लिखा है CaCO3 खड़िया, लेड लिखा है Pb। अब देखो जो यौगिक है, तो देखो उसका 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होगा। देखो ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक। तो लेड क्या है, लेड है तत्व। लेड तत्व इस वजह से मैंने देखो लिखा है एक ही सूत्र से बना होगा, एक ही सूत्र से बना होगा। तो आंसर कौन सा है, आंसर हो जाएगा लेड, क्योंकि ये तत्व है, यौगिक नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन जो अभिक्रिया के बाद हमको वो ना मिले, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जो हमको अभिक्रिया के बाद पुनः हम प्राप्त कर पाए उसको। तो रासायनिक भौतिक में ये डिफरेंस है। देखो ईंधन का दहन कर दोगे फिर ईंधन नहीं बना सकते, ठीक है। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं मालूम है, चलो इसको छोड़ दो। ऑक्सीकरण या लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, प्लेटिनम तार का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, आंसर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डैश एक रासायनिक परिवर्तन है, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब भौतिक परिवर्तन वो है, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन जो अभिक्रिया के बाद हमको मिल जाए। देखो केला सड़ जाएगा फिर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ये रासायनिक परिवर्तन है। केक टूट गया तो हमको, केक अगर एक बार खराब हो गया तो वो हमको मिल जाएगा, फिर से नहीं मिलेगा तो ये भी रासायनिक परिवर्तन। अंडा पक गया फिर पुनः पुराने अंडे जैसा होगा, नहीं मिलेगा, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। देखो बट आइस क्यूब अगर पिघल गया, पानी बन गया, तो पानी से फिर बर्फ बन सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। आंसर हो गया बी आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे, या तो शुद्ध, शुद्ध इनके सूत्र होगा, ठीक है, तो सिंगल सूत्र होगा, डबल सूत्र होगा, कोई भी होगा तो शुद्ध है। अशुद्ध में क्या रहेगा, मिक्सर रहेगा जिसका कोई सूत्र नहीं होता। तो देखो वायु का सूत्र होगा, नहीं होगा, दूध का नहीं होगा, चीनी के घोल का नहीं होगा, तो मीथेन क्या है, मीथेन का तो फार्मूला होता भी है, बट ये यौगिक है, बट ये शुद्ध है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा एक है, हवा क्या है, हवा तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, सारी चीजें हैं। देखो ये यौगिक है, ये सब तत्व हैं, तो तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है, दोनों तत्व और यौगिक का दोनों का मिश्रण है। तो आंसर आप कौन सा हो जाएगा, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, तो 2 हड्डियां अगर बात करेगा, बोन टू बोन, तो इसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट,
लिगामेंट, लिगामेंट बोलेंगे। बट अगर बोन टू मसल बोलेगा ना, बोन टू मसल, इसको बोलेंगे हम टेंडन, टेंडन। ये ई है, कमेंट नहीं करना कि गलत स्पेल लिखी है ना, गलत नहीं लिखते हम। लिगामेंट ये है टेंडन। तो देखो बोन टू बोन अगर जोड़ेगा तो इसको लिगामेंट बोलेंगे। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको याद करने का, बबली, बबली याद रखो, किसी का नाम है, किसी कोई भी होगा भाई, जानने वाले भाई, आप लोग समझ रहे हो बहुत। मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ा जाता है, वही क्वेश्चन है। मांसपेशियों को जो हड्डियों से जोड़ता है उसको क्या बोलेंगे? मसल टू अगर बोन है तो क्या बोलेंगे? टेंडन। मसल टू बोन टेंडन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? टेंडन या कंडरा। हिंदी में क्या बोलेंगे? कंडरा, हिंदी में कंडरा। तो आंसर हो गया, आंसर ए करेक्ट है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये सेशन? क्वेश्चन आप अगर पहले दिन से जुड़े हो, इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तो 25 क्वेश्चन तो इसी से आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर सीरियस कर रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, बट कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ते रहो, अपनी टेक्स्ट बुक फॉलो करो, एनसीईआरटी ओरिजिनल बुक, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वहीं से बनेगा। हमने पहले दिन से स्टार्ट किया था, जब से बता रहे हैं आप कि एनसीईआरटी पढ़ो। ग्रुप डी का जो साइंस पूछता है आसान नहीं पूछता है, सबसे टफ क्वेश्चन ग्रुप डी की साइंस का रहता है। आप टेक्नीशियन है, एलपी जे सब देखे क्वेश्चन ना, बट इसका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा अलग लेवल का रहेगा। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।